ओके सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज व्हाट आई एल बी साइन थीटा। दिस इज द फर्स्ट। अगर एक ही स्ट्रेट वायर है तो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज व्हाट आई एल बी साइन थीटा। इफ देयर आर टू पैरेलल वायर्स देन F1 is equal to F2, मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वली फोर्स करेंगे। So whatever is the force applied by the first wire on due to second, the same force applied by on the second wire due to first. That is I mu naught I1 I2 L, या अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ इफ यू आर फाइंडिंग तो mu naught I1 I2 डिवाइड by 2 pi a. This is what the force acting. But we are finding force acting per unit length because that wire is of infinite length. तो हम infinite length का फोर्स नहीं निकालेंगे, हम एक यूनिट लेंथ का फोर्स निकालेंगे। दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास सपोज करो देयर आर थ्री वायर्स। इन द फर्स्ट वायर करंट I1 is flowing, in the second wire current is in downward direction, that is 3I, and in the third wire again 4I का current which is flowing in upward direction। इनके बीच का सेपरेशन A है। You have to find the force acting on these three wires। इस पे भी फोर्स निकालो, इस पे भी फोर्स निकालो, इस पे भी। So find the force acting on each and every wire। अब देखो फर्स्ट वायर is forced because of the magnetic field of the second wire and because of the magnetic field of the third wire। ये दोनों इसके बगल में, तो ये दोनों इसको फोर्स करेंगे। हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर में करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इन बिटवीन टू वायर्स इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो वो रिपेल करते हैं। सो फर्स्ट वायर को सेकंड वाला रिपेल करेगा, इस पे जो सेकंड का फोर्स लगेगा दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स। और सेम वायर को थर्ड करंट जो 4I है, बिकॉज़ फर्स्ट और थर्ड का करंट सेम डायरेक्शन में, तो थर्ड वायर इज गोइंग टू अट्रैक्ट फर्स्ट वायर, तो जो थर्ड का फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव होगा। इन द सिमिलर वे में सेकंड वायर पे फोर्स देखो। सेकंड वायर इज बिकॉज ऑफ दिस, सेकंड वायर इज रिपेल्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वाला इस पे एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा F1। एंड द सेम वायर इसमें सेकंड और थर्ड को देखते हो तो सेकंड में करंट डाउनवर्ड है और थर्ड में करंट अपवर्ड है। सो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड अगेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो अपोजिट में वो रिपेल करते हैं। तो सेकंड वायर इज रिपेल्ड बाय थर्ड आल्सो, तो ये भी इसको रिपेल ही करेगा F3। In the similar way, if you are finding force on the third wire, then on the third wire is attracted by the first, because third का first का current same direction में, तो third wire is attracted by first, and इन दोनों में second और third में current opposite direction में, तो third wire is repelled by the second। इस पे जो second का force होगा वो repulsive होगा। तो net force निकालेंगे। Here these two terms are subtracted, in all the wires both the forces are subtracted। अब मैं उसको calculate करने वाला हूँ। F1 मतलब जो first wire पे force लगेगा between these two, ये क्या होगा रिपल्सिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू नॉट। लेफ्ट डायरेक्शन में मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, तो फोर्स बिटवीन दीज टू दैट इज एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, तो मैंने माइनस लिया। माइनस म्यू नॉट I3I डिवाइड बाई 2 पाई a प्लस F3 राइट साइड में एक्ट कर रहा है तो इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, फोर्स बिटवीन दीज टू, सो दैट इज म्यू नॉट I4I डिवाइड बाई 2 pi into separation। The separation between first and third is 2a। यहाँ पे हम separation क्या लेंगे 2। This is what the net force acting on the first wire। In the similar way में you can find, इसको बाद में simplify कर लें। F2 force acting on the second wire। So force acting on the second wire, the second wire is repelled by both the wires। थर्ड वाला भी उसको repel कर रहा है, फर्स्ट वाला भी repel कर रहा है, तो थर्ड फोर्स लेफ्ट साइड में है और फर्स्ट फोर्स राइट, तो फर्स्ट वाले को मैंने राइट में लिया तो पॉजिटिव लूंगा मैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट, तो म्यू नॉट I3I डिवाइड बाई 2 पाई, और ये नेगेटिव है तो म्यू नॉट बिटवीन दीज टू 3I 4I डिवाइड बाई 2 पाई a। दिस इज व्हाट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर। इन द सिमिलर वे में यू कैन फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड वायर F3। इसको सिंप्लीफाई करें थर्ड वायर पे। सो फोर्स थर्ड वायर इज अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का फोर्स अट्रैक्टिव है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा, तो म्यू नॉट I4I, सो I4I डिवाइड बाय द सेपरेशन इज 2a, सो 2 पाई 2a। ये लेफ्ट साइड में था तो इसको नेगेटिव लिया, दूसरे टर्म को पॉजिटिव लूंगा मैं। F1 लेफ्ट साइड में, F2 राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड फोर्स को मैंने नेगेटिव ले लिया, राइट साइड फोर्स को मैं पॉजिटिव लेने वाला, फोर्स बिटवीन दीज टू, सो दैट इज म्यू नॉट 3I 4I
4i divided by 2 pi a. So this way, if a wire is surrounded by another wire, या एक वायर के बगल में बहुत सारे parallel wires हैं, तो you have to find the net force acting on this wire. So this wire is forced because of these two. This wire is forced because of these two, and third wire is forced because of first two wire. चलो ये हमारा एक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन. अगर सपोज कर एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है, सपोज 2y एंड अ रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फ्रेम इज, रेक्टेंगुलर फ्रेम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. अ रेक्टेंगुलर फ्रेम इज प्रेजेंट अराउंड दिस वायर. इसका सेपरेशन a है, यहाँ से यहाँ तक a है, द गैप बिटवीन दिस टू, और इसका साइड लेंथ, स्क्वायर फ्रेम है सपोज, ये स्क्वायर फ्रेम है, इसका दोनों साइड b b ही है. क्लियर, इसका जो सेपरेशन है वो b ही है. So this is a square frame A, B, C and D. So a square frame is present around this wire. First wire में current 2I है, और इस square frame में भी कोई current है, suppose कर that current is just I ऐसे flow कर रहा है slope में. So you have to find the force, the net force acting on this frame because of magnetic field of the first wire. Because ये first wire है तो ये अपने चारों तरफ क्या develop कर देगा, अपना magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इसका करंट अपवर्ड है तो लाइन सारी इनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा चारों तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा दिस वे में. तो ये जो स्क्वायर फ्रेम है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है. अब वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज जैसे वायर के हम क्लोज होंगे तो फील्ड ज्यादा होगा, वायर के क्लोजर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हाई रहेगी, और जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, सो क्लोजर टू द वायर फील्ड इंटेंसिटी इज हायर इस वे में. नाउ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड है, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है. जैसे वायर से दूर चलेगा, ये वाला साइड CD वायर से बहुत दूर है तो उसपे फोर्स कम लगेगा. तो AB पे अट्रैक्शन, AB पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, सो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा इस वायर में, दैट इज F1. इस वायर को रिपेल करेगा बिकॉज़ इसका करंट इससे अपोजिट है. तो इफ करंट इन टू पैरेलल वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ द वायर्स आर रिपेल, तो इसको रिपेल करेगा. बट वो रिपल्शन फोर्स क्या होगा, लेस होगा बिकॉज़ यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कम हो गई, वायर से बहुत दूर है तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा. F2 मींस दिस फ्रेम इज अट्रैक्टेड बाय F1 एंड रिपेल्ड बाय F2. तो नेट फोर्स इज व्हाट, F1 F2. F1 निकालो, उसमें से F2 को सब्ट्रैक्ट कर दो. अब यहाँ पे एक बात और आती है कि BC और AD पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा. तो BC और AD पे भी फोर्स लगेगा, बट वो फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज BC और AD की कहानी देखो, BC का सेपरेशन वायर से जितना है AD का भी सेपरेशन वायर से सेम है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में. तो फोर्स का डायरेक्शन इस पे देखो, मैग्नेटिक लाइंस आर इन इनवर्ड डायरेक्शन, करंट राइट साइड है तो इस पे फोर्स ऊपर आएगा, BC पे फोर्स ऊपर आएगा, और उतना ही फोर्स इस पे भी आएगा, सेम फोर्स, बिकॉज दे आर बोथ द साइड्स BC एंड AD आर एट इक्वल सेपरेशन फ्रॉम दिस वायर. तो ये इक्वल फोर्सेस लगते हैं, तो ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस, फोर्स एक्टिंग ऑन AB एंड फोर्स एक्टिंग ऑन CD, इनकी वैल्यूज डिफरेंट है तो ये कैंसिल नहीं कर पाते. तो टू फाइंड द नेट फोर्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीस टू टर्म्स. तो पहले चलो मैं F1 निकालता हूँ, उसमें से F2 निकाल दूंगा. इसके बाद में मैं ये भी सिखाऊंगा कि इस फोर्स को कैसे निकालते हैं, BC वाले फोर्स को. फिलहाल यहाँ पे इस फ्रेम में BC और AD का फोर्स तो कैंसिल हो जा रहा है, तो हम इन दोनों फोर्सेस को निकालेंगे. AB साइड AB is attracted towards the wire and CD is repelled, but because here this AB side is closer to the wire, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, CD वायर दूर है तो वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कम है, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका रिपल्शन कम होगा. तो मैं दोनों फोर्सेस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम, net force acting on the frame is what, F1 minus F2. Force acting on the first wire minus force acting on the second wire. अब force acting on the first wire, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का फोर्स क्या होगा, म्यू नॉट I 2I डिवाइड बाय सेपरेशन इज ए, सो 2 पाई a माइनस फोर्स बिटवीन दीज टू. सो करंट इन दीज टू वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, इसलिए मैंने माइनस किया. तो फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट, इसका करंट 2I और उस वायर का करंट I डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन दीज टू. सो सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज व्हाट, a प्लस b, सो 2 पाई a प्लस b. इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट I स्क्वायर, ये पूरा ही कॉमन हो जाएगा, मतलब 2 पाई b, म्यू नॉट 2 I स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई कॉमन ले लिया, अपने को क्या मिल रहा है, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस
B, ये I 2 कट जाएगा, so what force we are going to get, mu naught I square by pi 1 upon A minus 1 upon A plus B. This is what the magnetic force acting on this square frame. इस square frame पे net force कितना लग रहा है, mu naught I square by pi. तो ये स्क्वायर फ्रेम पे दोनों साइड, इस साइड को ये अट्रैक्ट कर रहा था, इस साइड को रिपेल कर रहा था, पर ये दोनों फोर्सेस कैंसिल नहीं हो पाए बिकॉज फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है. यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी कम. सो दिस साइड इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और ये साइड उतना ज्यादा रिपेल नहीं हो रहा है. तो ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट फ्रेम. सी ए बी और बी सी और ए डी का कहानी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे फोर्सेस, बिकॉज बीसी का सेपरेशन इस वायर से जितना है एडी का भी सेपरेशन सेम है. तो फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन एडी. अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक परपेंडिकुलर वायर है, मतलब ये जो वायर है ना इस वायर के परपेंडिकुलर है, तो ये इस पे कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा, हाउ टू फाइंड दैट फोर्स. हम बीसी साइड मतलब अगर परपेंडिकुलर वायर प्लेस्ड है तो उसका फोर्स कैसे निकालेंगे. थर्ड क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. अपने पास ये हमारा वायर है, there is a straight wire in which current I is flowing और इसके बगल में एक ऐसा वायर रखा हुआ है, इसमें भी करंट सपोज 2I. अलग अलग करंट है, सेम करंट कुछ भी हो सकता है, करंट में बिना टेंशन नहीं लेना अपने को. ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ए बी वायर. सो दिस वायर इज ऑफ लेंथ L. ये जो हमारा ए बी वायर है, द वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट वायर, the length of that wire is L. You have to find the net force acting on this wire because of the magnetic field of the first wire. So magnetic field जरा देखोगे ना तो ये variable field होगा, because wire के close तो field intensity बहुत ज्यादा होगी. यहाँ पे तो intensity ज्यादा है, लेकिन जैसे हम दूर जाएंगे field intensity decrease करते जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा. तो closer to the wire field intensity is high. wire अपने पास बहुत ज्यादा field develop करेगा, और wire से दूर जाओगे तो field intensity decreases. इसका मतलब starting में अगर हम इसमें फोर्स निकालते हैं, मैग्नेटिक लाइंस, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो इनवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल. करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. मेरी जो फिंगर्स है बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस आ रही है इनवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लेता हूँ ए पे, तो ए पे फोर्स का डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक लाइंस आ रही है इनवर्ड डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर, करंट इज फ्लोइंग इन राइट डायरेक्शन, तो फोर्स अपवर्ड आ रहा है. तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को वो ज्यादा फोर्स करेगा, बाद में जैसे जैसे फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा फोर्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी, लाइक दिस. That force keep on decreasing. Clear? Because A point A पे force ज्यादा है, because यहाँ पे field intensity ज्यादा है. जैसे हम A से B की तरफ जाएंगे, field intensity decrease करेगा, तो force की value भी क्या होगी, decrease करती जाएगी. So I cannot use ILB यहाँ पे, जो force का formula होता है ILB, ये direct use नहीं होगा, because पूरे length में B constant है ही नहीं, B का झंझट है, B variable है. Because of this wire magnetic field is variable. तो हम आई एल बी साइन थीटा डायरेक्ट नहीं यूज कर पाएंगे, बिकॉज लेंथ तो पूरा ले सकते हैं, करंट भी मालूम है, लेकिन बी की गारंटी नहीं ना. बी हर एक पॉइंट पे, इस वायर के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है. तो वेरिएबल होता है तो हम कैसे हैंडल करेंगे, इंटीग्रेशन ये यूज करके. हम क्या करेंगे, इस वायर पे एक छोटा सा टुकड़ा लो, यहाँ पे मैं छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ dx, ऐसा dx लेंथ, और इसका डिस्टेंस वायर से मैंने लिया x डिस्टेंस में मैं एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट dx ले लिया. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल सेगमेंट ds. उस छोटे से टुकड़े पे मैं फोर्स निकालूंगा, फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा L लेंथ तक. और सपोज को ये वायर जहां से स्टार्ट हुआ ना, वो पॉइंट मतलब वायर का लेंथ तो L है, लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ है वो सेपरेशन यहां से A है, मतलब A डिस्टेंस के बाद वायर रखा हुआ है. तो मैंने क्या किया, पहले एक छोटा सा टुकड़ा dx लिया उस वायर पे, वायर से x डिस्टेंस दूर. तो फर्स्ट फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल सेगमेंट. वो जो छोटा सा स्मॉल सेगमेंट हमने अज्यूम किया उस पे देखते हैं कितना फोर्स लगता है. तो df क्या होगा, करंट I, L लेंथ की जगह क्या लेंगे dx, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल फील्ड है इसलिए मैंने bx लिखा है, मैंने b नहीं यूज किया. bx दिस फील्ड इज वेरिएबल, जैसे जैसे ये dx बदलता जाएगा bx की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. तो पहले मैंने एक स्मॉल सेगमेंट चूज किया, एंड वी आर फाइंडिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल सेगमेंट, देन इंटीग्रेटेड टू गेट द टोटल फील्ड. अब bx की वैल्यू पुट कर दो, तो I dx into bx क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट, इसमें करंट 2I था ना, तो यहाँ पे 2I यूज करो, बिकॉज वायर में करंट 2I है, तो 2I dx dx, तो 2I dx, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 pi x. दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज df.
सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल सेगमेंट, ये आ गया। अब इसको टू गेट द टोटल फील्ड, टू गेट द टोटल फोर्स यू हैव टू इंटीग्रेट दिस टर्म। तो 2 कट गया, आई अपॉन ये आई स्क्वायर म्यू नॉट, जो टर्म कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाहर निकाल लिया, डिवाइड बाय पाई, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या बच रहा है dx अपॉन एक्स, हमारा dx ऑपरेटर और x डिनोमिनेटर में, तो dx अपॉन एक्स यू हैव टू इंटीग्रेट। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगी, x स्टार्ट मतलब वायर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका a है और फाइनल पॉइंट क्या है a प्लस एल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इसका लोकेशन क्या है a और इसका लोकेशन क्या है a प्लस एल। सो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम a से a प्लस एल, बस हो गया, यही हमारा फोर्स हो गया। फोर्स क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन एक्स, एल एन अपर लिमिट a प्लस एल माइनस एल एन ए, तो लॉग a प्लस एल माइनस लॉग a माइनस बी का होता है लॉग a अपॉन बी। सो व्हाट फोर्स वी आर गेटिंग, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई पाई एल एन a प्लस एल अपॉन a, दिस इज व्हाट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर। क्लियर? सो अगर पैरेलल वायर्स हैं तो करंट को देखो कि वेदर करंट इज इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट एंड इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर गोइंग टू रिपेल। चार्ज के एकदम अपोजिट, चार्ज में क्या होता था, सेम चार्जेस रिपेल करते थे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिपेल करते हैं। क्लियर? इसको मैं रब कर रहा हूं तो हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब थर्ड क्वेश्चन था, नेक्स्ट फोर्थ। Now if suppose a complete wire, next question, फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। यहां पे इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा हुआ है इस टाइप से, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी एंड डी, और फ्रेम इज प्लेस्ड, conducting frame is placed in this external magnetic field। external magnetic field हमारा क्या है B, in which current I is flowing, current I ऐसे flow कर रहा है। you have to find the net force acting on this frame। तो आप देखो ये हमारा स्क्वायर फ्रेम है, तो इस साइड पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन जरा देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर, हर एक साइड में अगर इसका लेंथ L है, ये फ्रेम का लेंथ अगर L है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा ILB, यहाँ पे भी ILB, वी कैन यूज ILB डायरेक्टली बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, चारों तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हर जगह जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो लेंथ के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक लाइंस इन व्हाट, लेंथ के परपेंडिकुलर, हियर आल्सो लेंथ के परपेंडिकुलर, हियर आल्सो लेंथ के, एवरीवेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नेटिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड में हर एक वायर पे, यहाँ पे भी ILB यूज कर सकते हैं, हर जगह ILB यूज कर सकते हैं। इट इज अ स्क्वायर फ्रेम तो लेंथ भी सेम है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इफ यू आर यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक लाइंस आर इन इनवर्ड, करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो द फोर्स व्हिच वी आर गेटिंग इन दिस ना, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। इस पे भी बाहर की तरफ लगेगा, इस पे भी बाहर की तरफ लगेगा और इस पे भी बाहर की तरफ। सो ऑल द फोर्सेस आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। तो if a closed frame, if a closed square frame is placed in a uniform magnetic field, in an uniform magnetic field, चारों तरफ इक्वल, इस पे इसका फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, इसका फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे, F की वैल्यू है तो ILB, सब जगह ILB ही है, पर प्रॉब्लम क्या है, नेट फोर्स जीरो है बिकॉज़ फोर्सेस आर कैंसिलिंग ईच अदर, इस साइड के फोर्स को ये कैंसिल कर दे रहा है, इस साइड के फोर्स को ये कैंसिल, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्क्वायर फ्रेम इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अब मान लो अगर ये स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगुलर फ्रेम होता, तो जरूर नहीं वो स्क्वायर फ्रेम ही दे, रेक्टेंगुलर फ्रेम अगर हम लेते हैं
ये साइड उसका बड़ा सा है, ये साइड छोटा सा, इस टाइप से। तो अभी भी सेम कहानी रहेगी, इधर का फोर्स जो आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इसका लेंथ मैच कर रहा है। सो द फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन इज कैंसिल्ड बाय दिस, फोर्स एक्टिंग इन दिस, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा बिकॉज उसका लेंथ ज्यादा है, तो इधर भी तो ज्यादा लगेगा। एंड द फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट बदल रहा है, करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। तो इन द फर्स्ट वायर लेफ्ट साइड में, तो इस पे राइट साइड में, इस पे ऊपर, इस पे नीचे। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। मतलब अगर एक क्लोज्ड फ्रेम, अगर इट इज स्क्वायर फ्रेम और रेक्टेंगल, अगर एक क्लोज्ड फ्रेम में एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें एक स्क्वायर फ्रेम रखा था वायर के बगल में, तो वहां पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए हर एक साइड पे अलग अलग फोर्सेज आता था। बट हियर इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो when it is placed in a uniform magnetic field at each and every side equal forces are acting, so that's why net force is zero। ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया। चलो अगर हम मान लो स्क्वायर नहीं लेते, एक सर्कुलर लूप लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ केस, इफ यू आर टेकिंग अ सर्कुलर लूप, हाँ हाँ चलो ठीक है भैया, सर्कुलर ट्रायंगल सबको जितना पैसा दिया पूरा वसूल होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहले मैंने एक, अब पहले मैं सर्कुलर लूप, चलो पहले ट्रायंगल ही लेता, काहे लिए दुखी मत हो तुम लोग, ठीक है। ऐसा एक मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर फ्रेम लिया, अब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर क्लोज्ड है तो जाएगा, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ले गया मैंने, एल लेंथ है हर एक साइड का, ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बी है। सो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिर से क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो देखो इसको किधर फोर्स करेगा, इस डायरेक्शन में, इसको किधर फोर्स करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालो, इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर आएगा। थ्री फोर्सेस, थ्री इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग। तो देखो इन पे इनका जो रिजल्ट आएगा, एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है। एंगल कितना है 120, ये भी 120, ये भी 120। तो जब दो फोर्सेस में, दो वेक्टर्स में 120 होता है तो उनका जो रिजल्ट होता है वो F के इक्वल ही हो जाएगा। इफ टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट, टू इक्वल वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, तो अगर इसका रिजल्ट निकालोगे रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2ff cos 120, तो ये f ही निकल के आता है। ये f इसको क्या कर देगा, कैंसिल। तो अगर ट्रायंगुलर फ्रेम है तो भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। मतलब ये याद रखो कि क्लोज्ड फ्रेम है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड फ्रेम है किसी भी शेप का, तो उस पर नेट फोर्स जीरो ही होता है। क्लियर। तो मैंने ट्रायंगल लिया, ये दोनों फोर्सेस ऐसे लग रहे थे, ऐसे, इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे 120 डिग्री पे तो वो एफ आता है और वो एफ आएगा इसके अगेंस्ट, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज जीरो। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, नेट फोर्स इज जीरो। अब मैं एक सर्कल का दिखा देता हूं 7। ये याद रखो जो मैंने बोल दिया ना, अगर क्लोज्ड फ्रेम है तो किसी भी रेगुलर शेप में भी होगा तो भी, इफ अ क्लोज्ड फ्रेम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो नेट फोर्स उस पे जीरो होता है। अब अगर यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक सर्कल लेता हूं, क्लोज सर्कल, ऐसा, इसमें करंट जा रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हर एक छोटे छोटे टुकड़े पे अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल सा टुकड़ा लूंगा तो इधर फोर्स आएगा, तो इधर भी उसका अपोजिट वाला पार्ट है। यहाँ पे छोटा सेगमेंट लोगे, उसका दुश्मन इधर प्रेजेंट है। यहाँ पे टुकड़ा लोगे तो इसका फोर्स ऐसे आएगा, तो इसका भी दुश्मन है। हर एक पार्ट का दुश्मन प्रेजेंट है, इसका, तो इस पे भी नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इज जीरो। तो इफ अ क्लोज्ड फ्रेम किसी भी शेप का हो, जब नहीं कि वो सर्कुलर, रेक्टेंगल, प्रॉपर शेप, अगर इरेगुलर शेप में भी होता है बट वो क्लोज्ड है एंड दैट क्लोज्ड फ्रेम इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। उसका पार्ट देखो, इस पे ये कैंसिल करा, इसको ये कैंसिल करा, इसको ये कैंसिल करा, सब ये छोटा छोटा टुकड़ा मैंने लिया है बिकॉज इसका लेंथ स्ट्रेट है नहीं, तो मैंने स्मॉल स्मॉल सेगमेंट, इसको ये कैंसिल कर दिया, इसको ये कैंसिल कर दिया, इसको ये कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो। अब एक बार क्वेश्चन आया था, वहां पे उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्वेश्चन को घुमाया 7th 8th। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, उन्होंने चालाकी क्या किया, क्वेश्चन का ऐसा पूछा, बोला एक सर्कल कंप्लीट नहीं है, जैसे ये सेंटर है, तो जैसे सर्कल ऐसा होता है ना, तो उसको कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मिटा दिया, यही तक है फ्रेम ऐसा, एंड इट इज मेकिंग 60 डिग्री एट द सेंटर, इट्स रेडियस इज r एंड करंट फ्लोइंग इन दिस इज I। इस फ्रेम पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब ये जो I है
ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लोज्ड लूप नहीं बना है, इतना पार्ट छूटा हुआ है। एंड दिस ये जो आर्क है जो छूट रहा है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60। नाउ यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस फ्रेम। सो मैंने क्या बोला कि अगर लूप क्लोज्ड होता है तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, यहाँ पे लूप क्लोज ही नहीं हुआ है। तो देखो जितना पार्ट नहीं प्रेजेंट है ना, ये सारे साइड के जितना पार्ट इधर नहीं प्रेजेंट है ये तो है ही नहीं, तो इधर तो कुछ लेना नहीं, उसी का पार्ट इधर, इसी का जो अपोजिट वाला पार्ट, इसका जो दुश्मन था, अगर ये होता, अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो इधर वाला फोर्स इसके दुश्मन को कैंसिल करता, बट ये है ही नहीं, तो इसका जो दुश्मन है वो बच जाएगा। मतलब यहां से यहां तक ये वाले इधर वाले इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट को कैंसिल कर देगा। लेकिन जो पार्ट नहीं है यहाँ पे इतना फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, इतना आर्क है ही नहीं, तो इसी का यहाँ पे उल्टा जो दुश्मन था, जो दोनों कैंसिल करते, जैसे इधर साइड वाले को इधर साइड, ये आर्क को इस आर्क पे जो फोर्स होगा वो इस आर्क के फोर्स से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आर्क होना चाहिए था बट वो है नहीं, तो इतना पार्ट इधर बच जाएगा ना, बिकॉज इसी का ये दुश्मन था, तो इसका दुश्मन है ही नहीं, तो ये पार्ट बच जाएगा। मतलब इस पार्ट पे एक फोर्स निकल के आएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा 60 ही करेगा। तो बस इसी का फोर्स अपने को निकाल लेना है, पूरे आर्क का केवल 60 पार्ट, जितना क्लोज्ड नहीं है, जितना पार्ट क्लोज नहीं है वही कैंसिल नहीं होगा, तो वही पार्ट निकाल लो। अब मतलब समझो हमारे पास जो आर्क है यहाँ पे ऐसे बच रहा है, यही बच गया, इसी का दुश्मन प्रेजेंट नहीं था नीचे, तो ये कितना एंगल बना रहा है 60। अब इसी पे नेट फोर्स निकालना है। तब देखो यहाँ पे भी फोर्स क्या है, अपोजिट, हर जगह डायरेक्शन बदलता जाएगा फोर्स का, तो हम एक परपेंडिकुलर सेपरेशन लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। ये कितना है, बस वही लेंथ है, बिकॉज आई एल बी में एल हमारा एक स्ट्रेट वायर का लेंथ रहता है, तो ये तो स्ट्रेट वायर है ही नहीं, तो इसको स्ट्रेट वायर प्रोजेक्ट करोगे तो इतना आएगा, तो दिस पार्ट यू हैव टू टेक, ये हमारा